नॉन अलाइनमेंट के उस पे गए थे और मैंने आपको ये बताया था कि हम नॉन अलाइनमेंट इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज वन गोल दैट वी हैव वाज ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, एक तरफ इंडिया का गोल है कि हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लेके आना है, दूसरी तरफ 1974 के अंदर हम न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। 74 वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। बाद वाले जो हमने किए उसका नाम क्या था? शक्ति 1-2। शक्ति 1-2 दो धमाके किए थे। ठीक है, हमने 2 किए, 2 अगले ही दिन पाकिस्तान ने 5 किए, दोनों ही एक साथ न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गए थे। 1974 में हमने यह दिखाया था कि हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं जरूरत पड़ने पर। 98 में हमने प्रूव किया कि हमारे पास हैं, डेमोन्स्ट्रेशन था वो टेक्नोलॉजी का। ठीक है, नाउ इफ वी सपोर्ट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, व्हाई डू वी पोजेस न्यूक्लियर वेपन? अरे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को आप सपोर्ट करते हो तो आप वेपन क्यों रखते हो? अगर डेटरेंस क्रिएट करना है तो। नहीं, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो गई है। आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। अगले वाली बात समझ में आ गई कि एक बैलेंसिंग एक्ट चाहते हो आप ये डेटरेंस क्रिएट करना चाहते हो कि सामने वाला आपको ब्लैकमेल ना करे। यही है ना रीजन कि चाइना इंडिया को ब्लैकमेल ना करे या पाकिस्तान इंडिया को ब्लैकमेल ना करे। माय पॉइंट इज दिस, अगर हम बहुत वोकली सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को। राजीव गांधी ने हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर यह मुद्दा उठाया था कि हमें इस वर्ल्ड से न्यूक्लियर वेपन को हटाना है। एक तरफ हम कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन को हटाना है, दूसरी तरफ हम खुद न्यूक्लियर वेपन बना रहे थे। क्यों किया हमने ऐसा? मैं मान गया आपकी बात, मैंने कहा ये तो आपने डेटरेंस क्रिएट करने के लिए किया, ठीक है, लेकिन मैं ये ढूंढ रहा हूं फिर आप किस मुंह से डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करोगे? चलो ठीक है, मान गया आपकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी है, लेकिन फिर भी बनाया क्यों? इसके बारे में भी बात करते हैं अभी। बनाया क्यों है फिर? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। उनके फादर थे के सुब्रमण्यन। ही वॉज अ 1954 बैच IAS ऑफिसर एंड ही वॉज द वन हु प्लेड क्रिटिकल रोल इन डिवाइजिंग आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। जो हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसको बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। He explained this in this way. He said that our goal is nuclear disarmament. ये आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हो, एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जिनके पास हैं कुछ 10,000 बॉम्ब, 12,000 बॉम्ब, ठीक है, ये लोग हैं। इधर आप इनसे नेगोशिएशन कर रहे हो, आपके पास है कुछ राउंड फिगर पकड़ लो, 300 तो होंगे, बताते नहीं है इतने के राउंड होंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होनी चाहिए। फिर यहां पे एक और टेबल पे बैठे हैं नॉर्वे, स्वीडन, इनके पास कोई बॉम्ब नहीं है, स्विट्जरलैंड वगैरह, ये वैसे ही शोर मचाते हैं, ठीक है। नेगोशिएशन टेबल पे India will say, I will give up my nuclear weapon, you should give up your nuclear weapon, and let's make this world a nuclear free world. ठीक है, ये कहेंगे न्यूक्लियर वेपन बंद करो, न्यूक्लियर वेपन बंद करो। My question is this, इन दोनों की अपील में वजन किसकी बात में है? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की अपील हो रही है। इंडिया इज सेइंग आई हैव 300 बॉम्ब्स, आई विल गिव अप ऑल माय बॉम्ब्स, सारे बम मैं भी अपने बंद कर दूंगा, तुम भी अपने गिव अप करो। एक तरफ नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री हैं जो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि हम सबको न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना है, न्यूक्लियर वेपन बंद करो टाइप। मेरा सवाल है, किसकी अपील में ज्यादा दम होगा? इंडिया की अपील में। So he gave this justification that possessing a nuclear weapon and then giving up a nuclear weapon adds weight to your plea. ये वजन ऐड करता है आपकी अपील के अंदर। ये कंट्रीज आपकी बात को सीरियसली लेंगे।
दे विल रिकॉग्नाइज दैट इंडिया भी उतनी ही कीमत अदा कर रहा है जितनी ये कर रहे हैं। हम 10,000 बॉम्ब नहीं बना सकते, लेकिन एक साल में 1,000 बॉम्ब बना सकते हैं। अंडरस्टूड? उतना मसाला हमारे पास है। सो वी आर टेकिंग अ रीजनेबल स्टैंड, दे विल ऑल्सो टेक अ रीजनेबल स्टैंड। तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि डेटरेंस है रीजन, चाइना से हमें बचाना है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन, साथ साथ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की अपनी अपील को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमने न्यूक्लियर वेपन रखा है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको मेरा? ठीक है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट ही गेव। सो अब रेस्पॉन्सिबल कंट्री अपने आप को प्रूव करना है। वी डिवाइज्ड अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दैट इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम एक तो सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, हम किसी नॉन न्यूक्लियर कंट्री के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमें फॉर ग्रांटेड ले लो, बिकॉज इसके साथ साथ एक और कंपोनेंट है, दैट इज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। इन केस इंडिया के ऊपर पहले न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसका जो रिप्लाई होगा दैट कैन बी डेवेस्टेटिंग, हम सामने वाला पूरा कंट्री भी खत्म कर सकते हैं। दैट इज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। अगर इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो उसका रिप्लाई इतना स्ट्रांग होगा कि सामने वाला कंट्री दोबारा न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं कर पाएगा। दिस इज रिटन इन आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अंडरस्टूड? उतना डेटरेंस हमने बना के रखा हुआ है। फ्यू डेज बैक देयर वॉज अ डिबेट दैट स्टार्टेड इन इंडिया, फ्यू ईयर्स, मतलब एक डिबेट ये बनी, हमारे उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर। ही मेड अ स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट वाज दैट इंडिया शुड रिव्यू इट्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। उस टाइम पे ये डिबेट पूरे देश में चलाई गई थी, क्या हमें अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए? जरूरत पड़ने पे क्या हमें पहले न्यूक्लियर वेपन का यूज करना चाहिए? क्यों? हाँ, तो क्या हो गया? चाइना हमारे यहां पे इंक्रूजन कर रहा है, इंट्रूजन कर रहा है। विल यू अलाउ दैट? ब्लेम का क्या करोगे? अगर हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ना होती, क्या पता चाइना डरता, है ना? और एक बात मुझे बताओ, न्यूक्लियर वेपन ना होना ये एक अट्रैक्शन है कि आप वॉर स्टार्ट करोगे। अगर न्यूक्लियर वेपन है तो देर आर चांसेस बोथ द पार्टीज विल नॉट स्टार्ट अ वॉर, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज के पास न्यूक्लियर वेपन है तो ये चीज पक्की है, मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। दोनों पार्टीज को यह पता होता है कि अगर हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे, अगर कन्वेंशनल वॉर भी करेंगे, तो चांसेस है कि वो न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो कन्वेंशनल वॉर भी होता है, कन्वेंशनल वॉर में भी तो लॉस ऑफ लाइफ होती है ना? कारगिल वॉर हुआ, हमने इंडियन आर्मी को यह इंस्ट्रक्ट किया कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करना। कैजुअलिटीज कितनी थी कारगिल वॉर में इंडिया की? 740 के आसपास, 740 के आसपास थी हमारी कैजुअलिटीज। ठीक है, ज्यादा ही मरे हैं, एक एक लाइफ प्रीशियस होती है सोल्जर की, ठीक है ना? बॉर्डर क्रॉस करते और कैजुअलिटी होती। हाँ, इसमें
नहीं, सिविलियंस को कुछ नहीं हुआ था। ठीक है ना? तो मतलब और जो मरते और फौजी मरते, हमने बॉर्डर क्रॉस करने को नहीं कहा, जहां है वैसे रहो। वी वर एबल टू सेव लाइव्स। ठीक है। हमारे यहां पे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, 2000 में हुआ था, 2001 में हुआ था, 1 में। उसके बाद इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम के अंदर जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो सारे बॉर्डर पे डिप्लॉय हो गई थी, J&K से लेके नीचे गुजरात तक फौज बॉर्डर पे थी। वी वर एट द ब्रिंक ऑफ स्टार्टिंग अ वॉर। अब वॉर स्टार्ट करने से पहले एक माइनिंग का प्रोसेस होता है, आप बॉर्डर एरियाज में माइंस बिछाते हो, ठीक है ना, ताकि दुश्मन मान लो आ जाए तो फिर ब्लास्ट हो जाए, माइंस बिछाते हो। वॉर तो नहीं हुआ। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम की डी माइनिंग प्रोसेस हुई, मतलब माइंस को रिमूव करना है अब हमें। हाउ मेनी सोल्जर्स वी लॉस्ट इन डी माइनिंग प्रोसेस? सिर्फ माइंस को रिमूव करने थे, आपके खुद की माइंस थी, क्योंकि सिविलियंस उसमें मारे जाते। फिर माइंस को रिमूव करना था। कितने लोग मरे माइंस को रिमूव करते करते? रफ एस्टिमेट कितने सोल्जर्स मरे इंडियन आर्मी के? मोर देन 900 कैजुअलिटीज। बस यही तो मैं समझा रहा हूं। अरे उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थोड़ी ना होती थी। मिट्टी है, रेत है, रेगिस्तान है, सैंड ड्यून्स ट्रेवल करते हैं, रेत कहीं की कहीं थी, कहीं ढक गई, तो लॉस ऑफ लाइफ। जंगल वाला एरिया, इधर रेवराइन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, आप खुद ब खुद सोचो कितनी लाइफ लॉस्ट हुई है वहां पे। और अगर ये वॉर स्टार्ट हो जाता तो लाइफ और ज्यादा लॉस्ट होती। वॉर क्यों नहीं हुआ? क्यों इंडिया और पाकिस्तान ने लड़ाई नहीं की? क्यों हमने हमला नहीं किया? हमें यह डर था कि कन्वेंशनल जो वॉर है वो अपग्रेड होके न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। और न्यूक्लियर वॉर का मतलब है मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर लेंगे। ठीक है ना? सो कैन आई से possessing a nuclear weapon can save your life? Having a nuclear weapon can help us in avoiding conventional wars? बोल सकते हो ना? हां, डर जरूर है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो के सुब्रमण्यम का ही है ये शब्द, आप उनको डायरेक्टली कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर इस बात को लिखने के लिए, दैट having nuclear weapons in both the with both the parties it can help us in avoiding wars. तो हमने न्यूक्लियर वेपन तो रखा हुआ है विद एन आइडिया कि नो फर्स्ट यूज हम करेंगे, मतलब एक तो इररिस्पॉन्सिबली यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के भी अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज करते फिरोगे। ओके, दिस वॉज द रीजन दैट वॉज गिवन। क्लियर हो गया? ये नैम समझ में आ गया आपको? न्यूक्लियर वॉर का पूरा आइडिया समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव अहेड। जब भी हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी समझते हैं, सो हमारे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स ने उस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है। प्राइम मिनिस्टर्स का बहुत क्रिटिकल रोल रहता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे जो है वो डायरेक्ट हो जाएगी। So let's look into the Nehru's time. नेहरू टाइम पे हमारी क्या अप्रोच थी? क्या सोच रखते थे हम नेहरू जी के टाइम पे? आसपास, मतलब हमारा जो अप्रोच था एक तो रीजनल था, प्लस थोड़ा आइडियलिज्म लगा के चलते थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट, अच्छी अच्छी बातें, पॉवर्टी एलिवेशन, डेवलपमेंट वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो नेहरू जी के टाइम पे ये हमारी पॉलिसी थी।
रिजल्ट क्या मिला? 1962 चाइना वॉर. We were not prepared for that war. Nehruji was living in an illusion that nothing is going to happen. हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा दिया गया उस टाइम पे. और रिजल्ट क्या मिला? लद्दाख गया हाथ से, नॉर्थ ईस्ट भी चला जाता. वो तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया खुद. चाइनीज ने विड्रॉ किया था, हमारा कुछ एरिया उन्होंने कब्जे कर लिया था. तवांग करके एक डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया में पड़ता है वो. वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंडियन करेंसी नोट्स जला रहे थे. भागने की तैयारी थी कि चाइनीज फौजी आने वाले हैं, उससे पहले इंडियन करेंसी और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो जलाए जाएं ताकि उनके हाथ में कुछ ना लगे. ठीक है, तो ये उस टाइम पे हालात चल रहे थे वहां पे. हाँ जी, उधर पड़ता है. सो नेहरू के टाइम पे रीजनल और आइडियलिज्म थोड़ा चलता था. ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री आए, क्या रहा? उनका तो टाइम बहुत छोटा था, थोड़े टाइम के लिए रहे वो. फिर मेजर हमारी प्राइम मिनिस्टर आती हैं इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी की कैसी अप्रोच थी? अग्रेसिव, रीजनल हेजेमनी. एक्सपेंशन, हमारी लाठी चलनी चाहिए. उसका एग्जाम्पल क्या देखने को मिला? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. साउथ एशिया में किसका सिक्का चलेगा? हमारा सिक्का चलेगा. फॉरवर्ड का ध्यान में रखते हुए यूज ऑफ मिलिट्री. 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इंडियन आर्मी भेजी गई थी वहां पे. ठीक है, कैन आई से राजीव गांधी की भी कुछ कुछ ऐसी अप्रोच थी? राजीव गांधी ऑल्सो हैड द सेम टाइप ऑफ अप्रोच. एग्जाम्पल बताओ, राजीव गांधी ने कहां पे मिलिट्री भेजी थी? श्रीलंका में ऑपरेशन पवन. ठीक है, LTTE को वो देखेंगे हम, क्या था ऑपरेशन पवन, कैसा हुआ था, कैसे नुकसान हुआ था हमें. सो दिस वॉज डन, गॉट इट. अब इसके बाद आए PV नरसिम्हा राव. इनकी कैसी पॉलिसी थी? PV नरसिम्हा राव के टाइम पे और क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. LPG आने का मतलब है अब आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, आपको चाहिए बिजनेस, आपको चाहिए मार्केट एक्सेस, आपको चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. मतलब अब आपको सबके साथ दोस्ती बना के रखनी है. सो इंडिया की जो पॉलिसी रीजनल आउटलुक के साथ चलती थी, अब वो ग्लोबल आउटलुक के साथ चलने लगी. ये वो टाइम था जब हमने अलग अलग पॉलिसीज दी. लुक ईस्ट पॉलिसी, इजराइल के साथ हमने रिलेशन अपने बनाए. उससे पहले इंडिया और इजराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होता था. मतलब आपकी एम्बेसी नहीं थी इजराइल में. नरसिम्हा राव के बाद आपके यहां पे ये हुआ है. अंडरस्टूड? इस तरीके से चलता था सिस्टम. वाजपेयी और मनमोहन सिंह के टाइम, मतलब उनके टाइम क्या हुआ? ठीक है, चलो वाजपेयी के टाइम पे आपने कहा न्यूक्लियर टेस्ट कराया हमने. ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है? क्या क्या प्रायोरिटी पे आया? न्यूक्लियर टेस्ट क्यों करना पड़ा आपको? नेशनल सिक्योरिटी के लिए. सो नेशनल सिक्योरिटी, इट बिकेम अ क्रिटिकल पार्ट हियर. ठीक है जी. अब इन सब बातों के बीच में, नरसिम्हा राव और वाजपेयी के बीच में एक और प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आए, इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल. और हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर
एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है, दैट इज गुजराल डॉक्ट्रिन। ये आईएफएस ऑफिसर थे, ठीक है ना, फॉरेन ऑफिस के साथ एसोसिएटेड थे, बाद में हमारे प्रधानमंत्री बने कुछ टाइम के लिए। तो इन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया। देखेंगे गुजराल डॉक्ट्रिन क्या था, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। वाजपेयी ने नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी। मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या प्रायोरिटी थी हमारी? मतलब कैन आई से मनमोहन सिंह ही वर्कड अपॉन पॉलिटिकल रिलेशंस दैट इंडिया विल हैव विद मल्टीपल कंट्रीज, है ना। दोस्ती यारी अच्छी होगी, इंडिया यूएस के साथ भी अच्छी चली, हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। यही कहना चाह रहे हो ना आप? पॉलिटिकल अच्छा हुआ तो उसके बाद बिजनेस सब आ जाएगा। मोदी जी की क्या विजन है? आज की बात करें, मोदी जी का फोकस है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे। वो इंडिया को एक पावर हाउस बनाना चाहते हैं, एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना चाहते हैं जैसा आज चाइना है। द होल वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। ही वॉन्ट्स सेम थिंग फॉर इंडिया, दैट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सिस्टम शुड बी सो मच इन लाइन विद द ग्लोबल सिस्टम। ग्लोबल सप्लाई चेन इंडिया से हो। दिस इज व्हाट हिज विजन इज अबाउट। तो वो इंडिया को एक हब बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट का, ये सारी चीजों का। ये अलग अलग हमारी पॉलिसीज रही हैं, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर, ठीक है। तो थोड़ा ये आइडिया हमें होना चाहिए। नाउ लेट्स लुक इनटू द एस्पेक्ट हियर। तो मैंने आपको बताया कि गुजराल साहब आए और उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन जो है ये बताया। तो इसके कुछ एक पॉइंट्स थे, लाइक फर्स्ट पॉइंट इज गेनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। और बेसिकली ये गुजराल डॉक्ट्रिन इन्होंने इंडियन नेबरहुड के लिए बनाया था कि हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। सो नेबरहुड ये इसका फोकस था, जिसके अंदर ये कहता है कि गेनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखेंगे, ठीक है। इश्यूज को पीसफुली डील करेंगे, जो भी हमारे इश्यूज आएंगे वो एकदम पीसफुली डील होगा सिस्टम। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू पीसफुल बायलेटरल मीन्स। बायलेटरल का क्या मतलब होता है? मल्टीलेटरल मतलब? बायलेटरल क्या होता है? बायलेटरल मतलब दोनों पार्टीज आपस में मिल बैठ के मामला सुलटाएंगी, तीसरा कोई नहीं होगा। क्योंकि तीसरा आता है तो क्या होता है? वो कहानी सुनी है आपने, बंदर रोटी खा गया। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है, ऐसा ही होता है। ये जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं वो अपना फायदा देखती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को कहा कि कश्मीर इशू रिजॉल्व करने में इंडिया और पाकिस्तान की हेल्प करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। हमने कहा नहीं, दिस इशू हैज टू बी डेल्ट बायलेटरल मीन्स। ये हमारा आपस का मामला है, हम देख लेंगे पीसफुली बातचीत करके। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहां पे, क्योंकि वो ऐसे ही खिलते हैं। पाकिस्तान को फेवर करेंगे, इंडिया को फेवर करेंगे, हमसे कंसेशन ले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Then there was another principle of non-reciprocity. ये क्या होता है non-reciprocity? बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमने वैक्सीन मैत्री किया, क्या हमने रिटर्न में कुछ लिया? नहीं। हम खुले दिल से मैग्नेनिमिटी के साथ इंडिया विल हेल्प देम आउट। इन रिटर्न हमें हमारे पड़ोसियों से कुछ भी नहीं चाहिए होगा, कोई गेन नहीं चाहिए, कोई एडिशनल कंसेशन नहीं चाहिए। हमने सार्क सैटेलाइट भेजा, उनसे कोई पैसे लिए? नहीं। ऑपरेशनल कोई कॉस्ट उनके देते हैं वो? नहीं। दे आर ऑल यूजिंग इट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी। गॉट इट? देन ही सेड दैट नो टेरिटरी of any of the South Asian countries will be used against other। कि हम अपनी टेरिटरी को किसी और साउथ एशियन कंट्री के लिए के अगेंस्ट यूज करने नहीं देंगे। मतलब क्या है इसका? अरे टेररिस्ट को बेस नहीं बनाने देंगे। जो एंटी नेपाल ग्रुप हैं उनका बेस इंडिया में नहीं हो सकता, जो एंटी इंडिया ग्रुप है उनका बेस नेपाल में नहीं हो सकता। पहले यही तो होता था, इंडिया में अटैक करके इंडियन आर्मी के ऊपर हमला करके ये बांग्लादेश भाग जाते थे, उधर से नेपाल भाग जाते थे, ये चलता था इस देश में। तो इन्होंने एक लॉ डलवाया था कि टेरिटरी का यूज किसी और कंट्री के अगेंस्ट नहीं होगा। पाकिस्तान करता है ना यूज, टेररिज्म को ब्रीड कर रहा है ना वहां पे, वो इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है अपनी टेरिटरी का यूज। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। अभी रिसेंटली जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, तब भी ये बात सामने आई थी। इंडिया ने ये बोला कि भी टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। अफगानिस्तान की जो एरिया है वो जमीन किसी और कंट्री के अगेंस्ट यूज नहीं की जानी चाहिए, ये हमने कहा है यहां पे। अंडरस्टूड? तो वो भी एक तरीके से इसी के हिसाब से चल रहा था सिस्टम, दैट टेरिटरी ऑफ वन कंट्री कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अदर। देन देयर वाज अ प्रोविजन रिलेटेड टू रिस्पेक्ट फॉर इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री, कि हम दूसरे कंट्री की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? उनके मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर बलोचिस्तान आजाद होना चाहता है, इंडिया बलोचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई नहीं करेगा। कभी सुना है आपने इंडियन गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती है कि हम आजाद बलोचिस्तान को सपोर्ट करते हैं? सुना आपने कभी? नहीं। बिकॉज वी फॉलो दिस प्रिंसिपल दैट वी रिस्पेक्ट इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। हम कभी नहीं कहते, आपको पता है ना पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान का एरिया है। कौन सा एरिया बलोचिस्तान का? ये देखो मैप, ये एरिया देख रहे हो आप, दिस इज बलोचिस्तान। हाँ जी, लेफ्ट वाला ये है सिंध, ये है बलोचिस्तान। सबसे बड़ा एरिया बलोचिस्तान का है पाकिस्तान में। बलोच लोग रहते हैं, बलोच भाषा बोलते हैं। क्वेटा इसकी राजधानी है। यहां पे पाकिस्तान से आजाद होने की लड़ाई चल रही है। अंडरस्टूड? जैसे कश्मीर स्टार्टिंग में आजाद था 1947 में, ठीक है ना, ऑप्शन था ना कश्मीर के पास। अभी देखेंगे, अभी कश्मीर का मामला ही करना है, इंडिया पाकिस्तान ही स्टार्ट करना है अभी आज, तो वो देखना है अभी हमने। तो जैसे कश्मीर स्टार्टिंग में आजाद था, वैसे ही बलोच ये रजवाड़े थे, मोनार्कीज थी, यहां पे राजा थे। उनके पास भी ये चॉइस थी कि इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ या आजाद रहो। इधर कश्मीर के राजा हरि सिंह ने बोला कि हम आजाद रहेंगे, ये भी आजाद रहना चाहते थे, लेकिन इनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया। सो बलोचिस्तान में भी आजादी की लड़ाई चल रही है। क्लियर?
वी नेवर से दैट वी सपोर्ट इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान। शायद इस क्लास से पहले आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा इसका। ऐसा भी है ना, नाम नहीं सुना मतलब गवर्नमेंट ने कभी बोला ही नहीं तो इतना तो पता ही होता, कभी कभी न्यूज में आ जाता है। हम कभी भी इस बात को नहीं समझते हैं, करते हैं कि दूसरे की कोई बुराई हो रही है और हम उससे फायदा उठाएं। दिस इज द इंडियन स्टैंड। अरे वो 2 स्टेट थियरी अलग है भाई, वो 2 नेशन थियरी है, 2 नेशन स्टेट सॉल्यूशन है। हमने 2 स्टेट थियरी को अलग नहीं बताया है। जो मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थियरी थी वो ये थी, हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। हिंदुओं का मतलब हिंदुस्तान होगा, इंडिया होगा, और मुस्लिम्स का क्या होगा, पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना की ये थॉट थी, वो थी 2 नेशन थियरी। इजराइल और ये जो पैलेस्टीन है इनका है 2 स्टेट सॉल्यूशन। दोनों मामले अलग अलग है ना। बना तो देंगे लेकिन जरूरी नहीं है। इजराइल में बहुत सारे पैलेस्टीनियन अरब्स रहते हैं। इजराइल में भी लोग वहां पे पैलेस्टीनियन अरब्स रहते हैं। अंडरस्टूड? जरूरी नहीं है कि सारे पैलेस्टीनियन अरब्स ही हैं वहां पे जो इजराइल से बाहर रहते हैं, जो आपको गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दिखता है। पैलेस्टीनियन अरब्स इजराइल में भी रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है, उनको 2nd ग्रेड सिटीजन माना जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन है वहां पे, बट वो मामला डिफरेंट है थोड़ा। अंडरस्टूड? तो वो आप इस चीज को और उसको कंपेयर मत करो। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि हिंदुओं का हिंदुस्तान होगा और पाकिस्तान जो होगा वो मुस्लिम्स का होगा। हमने तो उसे गलत प्रूव करना है ना। यही तो लड़ाई चल रही है कश्मीर में। मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट जिसमें हिंदू और सिख भी रहेंगे, रेस्ट ऑफ द इंडिया में हिंदू मेजोरिटी जिसमें मुस्लिम्स रहेंगे। यही प्रूव कर रहे हैं हम। तो हमने ऑलरेडी हमारे सेकुलर कैरेक्टर ने 2 नेशन थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया है। अभी उसी पे आना है, जस्ट अभी कश्मीर के मामले में आना है, तो ये सारी बातें होंगी। क्लियर है? सो दीज वर द आइडियाज दैट गुजराल डॉक्ट्रिन सजेस्टेड। अब आप ये बताओ, क्वेश्चन क्या था, दैट इज इट रेलेवेंट? जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आज की डेट में क्या ये सारी चीजें रेलेवेंट हैं? डू यू फाइंड दीज थिंग्स टू बी रेलेवेंट? हाउ कैन यू से दैट? मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल 2013 की बजाय अब आता है आपके सामने। इसमें क्या लिखेंगे आप? ये गुजराल डॉक्ट्रिन क्या क्या चीजों को कवर करता है वो तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब मुझे बताओ आज की डेट में आप इसको कैसे रेलेवेंट मानते हो। देखिए, आज हमारे नेबर्स इंडिया के ऊपर क्या एलिगेशन लगाते हैं? ये बोलते हैं कि इंडिया का बिग ब्रदरली एटीट्यूड है ना, कि जो भी पॉलिसी होती है उसका मेजर बेनिफिशियरी कौन होता है? मेजर बेनिफिट इंडिया को मिलता है। रियलिटी भी यही है। हम जितने भी अपने पड़ोसियों के साथ ट्रेड करते हैं वो सारा ट्रेड इंडिया के फेवर में है। सबके साथ ट्रेड इंडिया के फेवर में है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस बहुत बड़ा है। हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत थोड़ा इंपोर्ट करते हैं। अरे वो डिमांड करते हैं ना कि जितना हम, मतलब जितना नेपाल इंडिया से इंपोर्ट करता है, वो ये कहते हैं कि इंडिया भी उतना ही इंपोर्ट करे। हम नहीं करते, तो पूरा ट्रेड इंडिया के फेवर में हो जाता है। तो कहते हैं जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनता है वो भी इंडिया सेंट्रिक होता है, सारा माल पानी इंडिया लेके जाता है। दिस इज व्हाट दे पॉइंट आउट। व्हाट इट? अब आप मुझे बताओ, इस इमेज को चेंज करने में क्या गुजराल डॉक्ट्रिन हेल्प करेगा? नॉन रेसिप्रोसिटी, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। इट टॉक्स अबाउट म्यूचुअल ट्रस्ट। दीज नेबरिंग कंट्रीज दे कैन ट्रस्ट अस, कि हम कभी भी उनका बुरा नहीं चाहते हैं।
बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हमारी फौज वहां पे खड़ी थी, हमने बांग्लादेश पे कब्जा किया क्या? नहीं, आजाद करवाया ना उनको। सिंपल, म्यूचुअल ट्रस्ट। So this doctrine is still relevant. And not just this, we do have a neighborhood first policy. हमारी सरकार की 2014 में मोदी जी ने अनाउंस की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन। बांग्लादेश की, अरे बांग्लादेश तो था ही नहीं तब, ईस्ट पाकिस्तान होता था वो, ईस्ट ईस्ट ईस्ट। बताऊंगा क्या सिस्टम है, क्यों हमें करना पड़ा। 2 लाख रेप, 2 मिलियन रेप हुए वहां पे, हिंदूज को मारा जा रहा था। बांग्लादेश से 1 करोड़ रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए। उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, आपके खुद के पास खाने को नहीं था, जिसको लेमैन टर्म से बोले खाने के वांदे थे हमारे, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन संभाली नहीं जा रही थी, ऊपर से 1-1.5 करोड़ रिफ्यूजीज आपके कंट्री में आ जाते हैं, तो लड़ाई तो करनी पड़ी। हम नहीं चाहते थे लड़ाई हो, लेकिन मजबूरी में लड़ाई करनी पड़ी। ऐसा रीजन समझ में आया? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था बांग्लादेश में। तो ये नो फर्स्ट यूज की बात हो रही है, मतलब ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात हो रही है। That 2014 में मोदी जी proposed neighborhood first policy and it is nothing but the extension of गुजराल डॉक्ट्रिन। इसी से ये इन्फ्लुएंस्ड है। क्लियर? लेकिन whenever we talk about these ideas, सुनने में अच्छा लगता है नॉन रेसिप्रोसिटी, रियलिटी ऐसी नहीं हो पाती है। ओके, सामने वाले कंट्री के दिमाग में एक फियर साइकोसिस रहेगा ही रहेगा, बिकॉज असिमेट्री इन द साइज, asymmetry in area, asymmetry in size of population, asymmetry in the size of resources and capabilities. तो आपके पड़ोसी जो है वो इनसिक्योर रहेंगे ही रहेंगे। अंडरस्टूड? तो हम कितना भी कुछ कर लें, स्टिल वो इनसिक्योरिटी का एलिमेंट उनमें रहता ही रहता है। और क्या कमी है और कहां ये गुजराल डॉक्ट्रिन हेल्प कर सकता है? Where else it can be helpful for us? ये साउथ एशिया है हमारा। इनकी खासियत क्या नजर आती है आपको? इनकी ना एक प्रॉब्लम है। दिस इज द मोस्ट कल्चरली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। साउथ एशिया इज द मोस्ट कल्चरली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों भाई, कैसे? इधर पंजाब, इधर पंजाब, ये अफगान है, ये हिंदी समझते हैं, बॉलीवुड पिक्चरें देखते हैं, ठीक है। जेएंड के इधर भी है कश्मीर, उधर भी है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो लिंकेज है। इस्लाम यहां पे भी है, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, लिंक हो गया, कल्चरल रिलीजियस लिंक हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद चादर भिजवाते हैं अजमेर शरीफ। अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद चादर आती है अजमेर शरीफ में, अजमेर यहां पे है ना इंडिया में, चादर चढ़ाने के लिए पिलग्रिमेज है यहां पे, ठीक है। देन नेपाल, हिंदुइज्म कनेक्शन, बुद्धिज्म कनेक्शन। नेपाल को एक चीज और बोली जाती है, रोटी बेटी का रिश्ता। भूटान, बुद्धिज्म कनेक्शन। बांग्लादेश, बांग्ला। अच्छा, एक और चीज है यहां पे, हाँ, नेपाली भाषा हिंदुस्तान में भी है, ठीक है ना। इधर ये गोरखालैंड वाला एरिया है, दार्जिलिंग, वहां पे जनता जो है वो नेपाली बोलती है। ओके, तो भाषा का कनेक्शन, रिलीजन का कनेक्शन। फिर नेपाल के सदर्न पार्ट्स में मधेशी कम्युनिटी रहती है, मधेशी बोलते हैं। वही मधेशीज यूपी वाले एरिया में भी रहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर। तो रोटी बेटी का रिश्ता, शादियां होती हैं यहाँ पे।
नेपालीज यहां पे आके काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, फ्री अपना ओपन बॉर्डर है, आना जाना स्मूथ है। इधर बंगाल में हिस्टोरिकल टाइज, देश की आजादी का मूवमेंट यहां से शुरू हुआ, बंगाल में ही हुआ ना सबसे पहले, कांग्रेस यहीं बनी थी ना। तब तो ये वेस्ट बंगाल और अलग अलग नहीं होते थे, एक ही बंगाल होता था। ओके, सब यहां से स्टार्ट हुआ। बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन यहां की है, बांग्ला वहां की है। ठीक है, जन गण मन कहां से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा ना, उनका जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के ही उससे लिया गया है। ठीक है, रूट सेम हमारे। इधर आ जाओ साउथ में, इधर है श्रीलंका। ठीक, तमिल यहां पे भी है तमिलनाडु में, और श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट्स में, इस एरिया में भी तमिल स्पीकिंग लोग रहते हैं। बुद्धिज्म है वहां पे मेन रिलीजन। बुद्धिज्म की शुरुआत कहां पे हुई थी? इंडिया में हुई थी। एक श्रीलंकन पॉलिटिशियन से पूछा गया कि इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाइना? वो कहता है चाइना से हम हथियार लेंगे, बाकी सब कंट्री से हम हथियार लेंगे, लेकिन जब हमें सैल्वेशन चाहिए होगा उसके लिए इंडिया आना पड़ेगा। सैल्वेशन मतलब मन की शांति। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है ना वो पे, तो गौतम बुद्धा का लिंक हो गया यहां पे। मालदीव्स, ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इस्लाम है यहां पे भी। सो ये जब हम देखते हैं, वी फाइंड इट इज द मोस्ट कल्चरली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी? कल्चरली मोस्ट इंटीग्रेटेड बट इकोनॉमिकली लीस्ट इंटीग्रेटेड। आज की डेट में अगर हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंप्रूव करना हो, क्या गुजराल डॉक्ट्रिन हेल्प करेगा? कर सकता है ना हेल्प? इज इट रेलेवेंट और नॉट? यस, वेरी मच रेलेवेंट। सो दीज थिंग्स यू कैन पॉइंट आउट कि इन सारी चीजों में गुजराल डॉक्ट्रिन हमारे काम की चीज है। एंड ऑलरेडी वी हैव सीन वन थिंग, दैट इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ, मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी is nothing but an extension of Gujaral doctrine. Got it? So ये हमारा टोटल ओवरव्यू रहा है हमारी पॉलिसी का, कि नेबरहुड हमारी प्रायोरिटी है। अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स ने भी इसको इंपॉर्टेंस दी है। वन मोर थिंग, मोदी जी ने जब सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में, किसको बुलाया था अपनी स्वीयरिंग इन सेरेमनी में? नेबरिंग कंट्रीज को, नेबरिंग कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया था अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, शपथ ग्रहण समारोह में। सारे पड़ोसी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, बाकी कश तो आ गए थे, लेकिन दिस हाईलाइटेड दैट नेबरहुड इज स्टिल अ प्रायोरिटी फॉर अस। गॉट इट?